बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, फाइनली मोदी जी की कोशिशें रंग लाई हैं और भारत को आलमी सतह पे एक फाशिस्ट हुकूमत के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया है। एक तफसीली चार्जशीट जारी की गई है वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से। क्या इंकशाफात किए गए हैं, पहले तो आपके साथ वो शेयर करेंगे और साथ में आपको वो विजुअल्स भी दिखाएंगे जिसमें साबित किया जा रहा है अंधभक्तों की तरफ से कि वो कितने बड़े जालिम, कितने बड़े फाशिस्ट और कितने बड़े तासुब और नफरत प्रोपेगेंडे पे मबनी एक ऐसी स्टेट बन चुका है जहां पे कोई भी जी शऊर इंसान, कोई भी ऐसा शख्स जो कि आज़ादी से अपने मज़हब की प्रैक्टिस करना चाहता है, अपनी मर्जी से सांस लेना चाहता है, अपने हक में आवाज़ उठाना चाहता है, उसको भारत में जीने का कोई हक नहीं है। टूरिस्ट वहाँ पे गैर महफूज हैं, उनके अपने शहरी, अपने मुल्क में मौजूद जो अकलियतें हैं उनका तो आप हाल ही ना पूछिए। तो ये सबसे पहले आपके साथ वॉल स्ट्रीट जर्नल के कुछ इंकशाफात, कुछ तफसीली चौंका देने वाली रिपोर्ट के अंदर हकायक जो बताए गए हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। फिर आपको बताएंगे कि पाक फिजाया का एक ज़बरदस्त कारनामा और मकामी सतह पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम है जिसका कामयाब तजुर्बा किया गया है और भारत के लिए एक और खतरे की घंटी बजा दी गई है। वो भारत जो कि हमें डराता है ऑपरेशन 2.0 का नाम लेके, और वो कहते हैं कि जी एक के बाद एक हथियार खरीदे जा रहे हैं, अरबों रुपया झोंका जा रहा है, टैक्स पेयर का पैसा अपनी आवाम के लिए तो नहीं लगाया जाता, साफ पीने का पानी तक दस्तयाब नहीं है। पाकिस्तान का पानी रोकने की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने एक जबरदस्त मुजाहरा किया अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए। और फिर एक और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हर्जा सराई, जिसमें एक तरफ तो वो क्लेम करते हैं कि वो पीस मेकर हैं, वो जंगे रुकवाने के लिए आए हैं, इसका वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, वो अमन का नोबेल इनाम लेना चाहते हैं, लेकिन एक और आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क के ऊपर हर्जा सराई की जाती है, जारियत का इजहार किया जाता है और वेनेजुएला के ऊपर चढ़ दौड़ा है। अमेरिका रात गए और उनके प्रेसिडेंट को न सिर्फ उनकी अहलिया समेत हिरासत में लेने और उन्हें मुल्क बदर करने की बात की जा रही है, बल्कि जो विजुअल्स आ रहे हैं वो बड़े ही अफसोसनाक हैं कि किस बड़े पैमाने पे वहाँ पे सिविलियंस को और जो एटमी जो हम की आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं उनको निशाना बनाया गया है। और अब भी जो वेनेजुएला की आवाम है वो तो कहते हैं कि हम मुत्तहिद खड़े हुए हैं और हम सरेंडर नहीं करेंगे अमेरिका के सामने, लेकिन सूरत हाल बहुत ही तशवीशनाक है। अमेरिका या उसके इत्तेहादी, जिसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नेतन्याहू है, किसी के ऊपर भी चढ़ दौड़ेंगे, किसी के ऊपर भी जंग मुसल्लत कर देंगे। तो ये रविश जो है वो आने वाले इस साल के अंदर भी और आने वाले सालों में, महीनों में एक दुनिया की अमन के लिए एक अलार्मिंग सूरत हाल का पेशखैमा साबित हो सकती है। साथ में ईरान में मुजाहरे हो रहे हैं। एक तो ताजिर बरादरी है ईरान के अंदर भी, मुख्तलिफ जो शरपसंद अनासर हैं वो भी इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन इसकी आड़ में अब अमेरिका के तेहरान पर और तेहरान के अमेरिका पर एक जो लफ्जी गोलाबारी है उसका आगाज़ भी हो चुका है। तो ये सूरत हाल कितनी संगीन हो सकती है, एक एक करके तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसकी तरफ से क्या इंकशाफ किया जा रहा है, क्या हकायक सामने रखे जा रहे हैं, किन बुनियादों पर रखे जा रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपके साथ शेयर करते हैं खबर। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट, नरेंद्र मोदी और भारत की हिंदुत्व शनाख्त पर खुली चार्जशीट साबित हो रही है। साथ में मुसलमानों के साथ साथ ईसाई अकलियत भी बदतरीन हालात का शिकार है। वो कहते हैं कि मामला सिर्फ मुसलमानों तक नहीं है, अगर आप ये कहें कि ये कश्मीरियों के साथ हो रहा है या सिर्फ ये सिखों के साथ हो रहा है, नहीं, ये बिला तफरीक, बिला किसी रंग तासुब के या मजहब के तफरीक के, ये सभी अकलियतों के लिए इस वक्त एक अनसेफ स्टेट बन चुकी है भारत। और भारत का जो हिंदुत्व मिशन है आलमी सतह पर बायस शर्मिंदगी बन चुका है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के अपने अल्फाज हैं, आप सुनते जाइए। मैं जरा तफसील के साथ ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। फिर भारत में ग्राउंड पे इस वक्त हो क्या रहा है मुख्तलिफ जगहों पे, वो भी आपके साथ उसकी पिक्चर भी थोड़ी सी शेयर करेंगे। तो मोदी हुकूमत सिर्फ हिंदू अक्सरियत की नुमाइंदा है, बीजेपी हुकूमत अकलियतों के साथ मजहबी और नस्ली इम्तियाज बरत रही है। नरेंद्र मोदी के दौर में मजहबी अकलियतों के खिलाफ तशद्दुद में खतरनाक इजाफा हुआ। 2014 का हवाला दिया गया, जिसके बाद रिहाइश के हक में इम्तियाज का शिकार किया गया। मुसलमानों को, अकलियतों को, मुसलमानों को मुलाजमतों में मुनज़्ज़म इम्तियाज का सामना करना पड़ता है। मुसलमानों को तालीम के मौके से महरूम किया जाता है। ये वही दो कौमी नजरिया जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया। कायद आज़म को और उनकी पूरी मुस्लिम लीग के अंदर शामिल जो रहनुमा थे, अल्लामा इकबाल की दूरअंदेशी को सलाम, जिनकी उस वक्त की गई एफर्ट जो है आज हम इस काबिल हैं कि आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। और 28-30 करोड़ के करीब जो मुसलमान भारत के अंदर हैं उनके लिए ज़िंदगी तंग की जा रही है। उनको आज भी अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये आपको भारत में रहने वाला मुस्लिम ही बता सकता है। और हमारी हमदर्दियां उनके साथ पूरी तरह से हैं और अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान फरमाए। बहरहाल वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या कह रहा है जरा सुनते जाइए और सधुनते जाइए। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सेकुलर दावा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। सिर्फ 2.3% आबादी होने के बावजूद ईसाई हिंदुत्व तशद्दुद की जद में है। और 2025 में भारत में 706 एंटी क्रिश्चियन वाकयात रिकॉर्ड हुए। गिरजाघरों पर बराह रास्त हमले किए गए हैं। क्रिसमस की मजहबी अलामतों को तोड़ा फोड़ा गया।
और इन वाकयात पर नरेंद्र मोदी दानिस्ता खामोश रहे। अच्छा, क्रिसमस के मौके पे जो तोड़ फोड़ हुई है, उससे ज्यादा शर्मनाक हरकत यह है कि जो बजरंग दल के गुंडे जिन्होंने वो तोड़ फोड़ की थी मुख्तलिफ स्टेट्स में, वो जिस वक्त रिहाई, एक तो कुछ ही दिनों में उनको रिहाई मिल गई है, बेल पर बाहर आ गए और उनका ऐसा फातिहाना इस्तकबाल किया जा रहा है। ये विजुअल्स देखिए आप, जहां पे वो सारे गूंस, वो दहशतगर्द, वो गुंडे, वो क्रिमिनल्स जिन्हें बाकायदा प्लानिंग के तहत उनके मजहबी त्यौहार को, क्रिश्चियंस के मजहबी त्यौहार को, मसीह बरादरी के मजहबी त्यौहार को रोंदने के लिए और तहस नहस करने के लिए भेजा गया था, उनकी आवभगत की जा रही है, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, उनको फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं, उनको कंधों पे बिठाया जा रहा है, भंगड़े डाले जा रहे हैं और इस चीज की बुनियाद रखी जा रही है कि आइंदा वो इससे बढ़कर जुल्म करेंगे तमाम अकलियतों पे, क्रिश्चियंस पे। उनको ना तो मजहबी आज़ादी की हक हासिल है, ना त्यौहार मनाने का हक हासिल है, बल्कि उनके ऊपर जो चढ़ दौड़ते हैं उनको रिसीव किया जाता है इस तरह से जिस तरह से वो कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये है वो माइंडसेट जिसके अंदर तमाम अकलियतें गैर महफूज हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से अब ये चार्जशीट साबित कर रही है कि पूरी दुनिया जान चुकी है भाजपा सरकार का मकरू चेहरा कितना भयानक है। तो इन वाकयात पर नरेंद्र मोदी दानिस्ता तौर पे खामोश रहे। एक और सच है ये, जो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है। और मोदी का चर्च जाना मगर हमलों की मजम्मत न करना इंतहा पसंदों के लिए इशारा है। ये अकल वालों के लिए इशारा है, समझने वाले समझ रहे हैं और उसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक एंटी कन्वर्जन कवानीन तशद्दुद को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। पुलिस की बेअमली अकलियतों के खिलाफ तशद्दुद को बढ़ा रही है। रियासती रवैया अकलियतों पर तशद्दुद को अमली सरपरस्ती फराहम कर रहा है। ये सब कुछ भाजपा सरकार की इमा पर हो रहा है, उनकी सरपरस्ती में हो रहा है और उनकी डायरेक्शन से हो रहा है। ये इत्तेफाक नहीं है या अनजाने में नहीं हो रहा है, ये समझने की जरूरत है। और भारत में सेकुलरिज्म अब सिर्फ एक नारा रह गया है। अकलियतें पूरे मुल्क में अलामती और मुनज़्ज़म तशद्दुद का शिकार है। मोदी का भारत अब फुल क्लास जमहूरियत नहीं रहा, बल्कि भारत एक फुल क्लास अक्सरियती रियासत बन चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक भारत में खौफ अकलियतों की शनाख्त बन गया है। मजहबी अकलियतों के खिलाफ तशद्दुद मामूल बनता जा रहा है। भारतीय इंसानी हकूक तंजीम के मुताबिक क्रिसमस पर हमले मुनज़्ज़म और पुरतशद्दुद थे। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के मुताबिक 2014 में ईसाइयों पर 139 हमले हुए हैं और 2024 में ईसाइयों पर हमले बढ़कर 834 हो गए और 2025 में नवंबर तक ईसाइयों पर 706 हमले रिकॉर्ड किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में गिरजाघरों के बाहर हुजूम जमा हुए। इसी तरह से हम देख रहे थे कि मुख्तलिफ सजावटों को नुकसान पहुंचाया गया। जो प्रीस्ट वहां पर मौजूद थे उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, डराया धमकाया गया। अमेरिका कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न करार देने की सिफारिश की है, जबकि मोदी ने मुल्क भर में ईसाइयों पर हमलों की कभी मजम्मत नहीं की। और मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा है कि मोदी ने पुरतशद्दुद गिरोहों की मजम्मत तक नहीं की। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक दुनिया की नजरें भारतीय हुकूमत के रवैये पर हैं। बिशप आजाद मार्शल ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत क्रिसमस तबाही से बरीउल जिम्मा नहीं हो सकती। अच्छा, एक विजुअल्स हमने आपको बजरंग दल के दिखाए हैं, जो करिंदे जिन्होंने जुल्म किया, तशद्दुद किया, तोड़ फोड़ की क्रिसमस के मौके पर, उनको किस तरह से उनकी अवगत की जा रही है, वो विजुअल्स भी आपने देखे हैं। और साथ में हम आपको वो मुनासिबे दिखाते हैं जहां पे बांग्लादेशी होने का इल्ज़ाम लगा के एक बुजुर्ग के ऊपर, और ये इल्ज़ाम लगा के उसने बीफ खाया, किस तरह से उसे मारा पीटा जा रहा है, ये विजुअल्स भी देखिए। तो ये है भाजपा सरकार का असल चेहरा, जो कि इंतहाई शर्मनाक है। तो पाकिस्तान को सालों से अक़वाम मुत्तहिदा में दहशतगर्द करार दिलवाने की कोशिश करता रहा भारत, उसका असली चेहरा कितना घिनौना है, कितना मकरू है, जरा देखिए। भारत में मुसलमान बुजुर्ग को सरेआम शाहराह पर हिंदुत्व गुंडे बांग्लादेशी होने का इल्जाम लगाकर गाय का गोश्त खाने के इल्जाम में मार पीट रहे हैं, और ये तब तक मारते हैं जब तक उन मुस्लिम्स की या अकलियतों की जान नहीं चली जाती। और ये एक मामूल बन चुका है। वहां पे किसी की बहू, बहन, बेटी तक महफूज नहीं है। बिहार का वजीर आला जब अपने हाथ से एक मुसलमान खातून डॉक्टर का नकाब उतारता है तो वो क्या सीख देता है, वो क्या अब तालीम दे रहा है, या क्या किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, ये मेरे ख्याल में अब किसी से ढका छुपा तो नहीं है। अच्छा, इसी मुतासिबाना रवैये की वजह से हमने ये भी देखा है कि शाहरुख खान के पुतले जलाए जा रहे हैं। उसने मुशफिकुर रहमान को एक आईपीएल की टीम के अंदर, अपनी टीम के अंदर क्यों शामिल किया, हालांकि वो नरेंद्र मोदी जिसका दोस्त अडानी बिजली बनाता है और वो बिजली जाती है बांग्लादेश में, उससे कोई सवाल नहीं करता, लेकिन शाहरुख खान को गद्दार कहा जाता है, उसके पुतले जलाए जाते हैं। ये विजुअल्स भी देखिए। शाहरुख खान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शाहरुख खान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शाहरुख खान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
اچھا، ان کو مختلف مواقعوں پہ صرف بہانا چاہیے ہوتا ہے. شاہ رخ خان کو، سلمان خان کو، سیف خان کو، جتنے بھی خان ہیں بالی ووڈ کی انڈسٹری کے، اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس انڈسٹری کو اسٹرینتھن کرنے میں، اس کا نام آج جہاں پر ہے اس کو وہاں تک لانے میں. لیکن یہ جو انتہا پسند ہیں، جو اندھ بھکت ہیں، وہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں. اب بہانہ یہ بنانا چاہ رہا ہے کہ جی ایک بنگلہ دیشی کو اپنی ٹیم میں شاہ رخ خان نے کیوں شامل کیا. لیکن اڈانی سے سوال کوئی نہیں کرتا. یہی سوال بھارت میں سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ بھی پوچھ رہے ہیں. سنیے وہ کیا پوچھ رہے ہیں. اب سوال یہ آتا ہے کہ بھائی آپ شاہ رخ خان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن جھارکھنڈ کی بجلی پردھان منتری جی کا سب سے قریبی دوست اڈانی بنگلہ دیش کو سپلائی کر رہا ہے، ہزاروں کروڑ کا دھندا وہاں پر کر رہا ہے. ایک بھی آدمی نہیں بولتا، کسی کے بھی منہ میں اتنی ہمت نہیں ہے، کسی کے دل میں اتنی دمی نہیں ہے، ضرورت نہیں ہو رہی ہے. ڈرپوک ہیں یہ لوگ. بھائی میں کہہ رہا ہوں اڈانی کی بجلی جو بنگلہ دیش کو جا رہی ہے، اس سے کیوں نہیں کہتے اپنا دھندا بند کرے وہ؟ تو ناظرین، یہ سنجے سنگھ کی طرف سے پوچھا گیا سوال ہے. سوال تو بہت ویلڈ ہے کہ گوتم اڈانی سے کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ بجلی بنا کے بنگلہ دیش کیوں بھیج رہا ہے. یہ غداری ہے. مودی جی کو بھی تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ مودی جی کے دوست کی جیب میں پیسے آ رہے ہیں، کچھ جیب ان کی بھی گرم ہوگی. تو شاہ رخ خان ہی کے اوپر ہی کیوں ملبہ گرایا جاتا ہے، مسلمانوں کے اوپر ہی سارا یہ غبار کیوں نکالا جاتا ہے؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہندوتوا کے حامل اندھ بھکتوں کو صرف تکلیف ہے تو تمام اقلیتوں سے، مسلمانوں سے، سکھوں سے، کرسچن سے، دلتوں سے بھی ان کو تکلیف ہے، اور وہ کسی کو وہاں پہ جینے کا حق نہیں دینا چاہتے. آگے بڑھتے ناظرین، کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس ہیں. پاک فضائیہ نے مقامی طور پر تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا ہے، دشمن کے دلوں میں دھاک بٹھائی ہے. اور پاک فضائیہ نے مقامی طور پر تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب فلائٹ ٹیسٹ کیا. ISPR کے مطابق تیمور ایئر لانچڈ کروز میزائل جو ہے وہ 600 کلومیٹر تک زمینی اور بحری اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور یہ بھی بتانا ہے ISPR کا کہ کم بلندی پر پرواز کی صلاحیت دشمن کے ایئر اور میزائل ڈیفنس سسٹمز کو چکمہ دینے میں مؤثر ہے، جبکہ تیمور کروز میزائل جو ہے جدید نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے پوری طرح سے لیس ہے. ISPR کا کہنا ہے کہ تیمور میزائل کی کامیابی سے پاک فضائیہ کے روایتی دفاعی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوا. تیمور ویپن سسٹم علاقائی سیکیورٹی ماحول میں پاکستان کے قابل اعتماد دفاع کو مزید مضبوط بناتا ہے. ساتھ میں فلائٹ ٹیسٹ کا مشاہدہ پاک افواج کے سینئر افسران اور سائنسدانوں نے کیا، جبکہ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو نے سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی ہے. مقامی سطح پر جدید ہتھیاروں کی تیاری قومی صلاحیت، عزم اور ادارہ جاتی مہارت کی واضح عکاس ہے. یہ کامیابی قومی دفاع میں خود انحصاری کے سفر میں ایک اہم پیش رفت قرار دی جا رہی ہے. دفاعی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کا فروغ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے عزم کا اظہار ہے. تو الحمدللہ پاکستان نہ صرف ہتھیار اپنے بنا رہا ہے، اپنے استعمال میں لا رہا ہے، دشمن کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تو ہے ہی، اب پاکستان اپنے ہتھیار ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے. اور جو $10 بلین کی ڈیلز ہوئی ہیں 2025 میں، جن کو اب کچھ کا پاکستان کنسائنمنٹس بھیج چکا ہے، پہلی کھیپ بھیج چکا ہے، کچھ کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا 2026 میں. اور ابھی یہ آغاز ہے. آگے آگے دیکھیے کہ ہم ترقی کے کتنے منازل طے کرتے ہیں، اور ہمیں اکیلا دیکھنے والے آج خود تنہائی کا شکار ہیں. دنیا کی سب سے بڑی فاشسٹ ریاست کے طور پہ انہیں رپورٹ کیا جا رہا ہے وال اسٹریٹ جرنل کی طرف سے. خبر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. لیکن امریکہ کیا کر رہا ہے وہ بھی بہت ہی شرمناک ہے. دنیا کی سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں آپ، پیس میکر ہونے کا خطاب اپنے آپ کو دیتے ہیں، جنگیں رکوانے کا آپ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، امن کا لبیر اعلام لینا چاہتے ہیں، لیکن آپ وینزویلا پہ جارحیت مسلط کرتے ہیں. تو یہ لمحہ فکری ہے ان ووٹرز کے لیے جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وجہ سے ووٹ دیا تھا کہ وہ امن لے کر آئیں گے اس دنیا کے اندر. امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے وینزویلا پر بڑے پیمانے پر حملوں کے بعد صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو حراست میں لے کر ملک سے باہر منتقل کر دیا ہے. حراست کے بعد کی جو تصاویر ہیں وہ بھی اب سوشل میڈیا پر آ چکی ہیں، مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ US ٹروپس کی طرف سے پریزیڈنٹ کو حراست میں لیا گیا ہے. ٹرمپ کے دعوے کی تاحال امریکی حکام، وینزویلا حکومت یا کسی بین الاقوامی ذریعے سے آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن تصاویر سامنے آ چکی ہیں. وینزویلا کے وزیر دفاع ولادیمیر پیدرینیو نے کہا ہے کہ ملک جو ہے وہ کسی بھی غیر ملکی فوجی موجودگی کی سخت مزاحمت کرے گا. اور وزیر دفاع کے مطابق امریکہ نے الصبح جو ہے وینزویلا پر حملے کیے، جن میں شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا اور جانی و مالی نقصان ہوا. وہ کہتے ہیں سویلینز کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا گیا ہے ان حملوں میں. اور وینزویلا نے اپنی خود مختاری پر کسی سمجھوتے کو مسترد کرتے ہوئے بھرپور مزاحمت کا اعلان بھی کیا ہے. کوئی بھی خوددار ملک جو ہے وہ ایسا ہی کرے گا، لیکن عملی طور پہ ہم نے دیکھا جس میں یہ حملے ہو رہے تھے اس وقت نہ تو ان کی فورسز نے کوئی رسپونڈ کیا، نہ ہی ان کی ہم دیکھ رہے تھے کوئی ایسی مزاحمت جس پہ کہا جا سکے کہ فوری طور پہ آپ نے ایک مضبوط موقف اپنایا ہو. ایسی کوئی صورتحال ہمیں گراؤنڈ پر دکھائی نہیں دی، جو کہ افسوسناک ہے. وینزویلا کی نائب صدر ہیں ڈیلسی روڈریگز. انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو صدر مادورو اور خاتون اول کے موجودہ ٹھکانے کا علم نہیں ہے. وینزویلا کی حکومت نے صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کے لیے فوری طور پر زندگی کا ثبوت مانگ لیا ہے. وینزویلا حکومت نے امریکی حملوں کو
तेल और मादनी वसाइल पर कब्जे की कोशिश करार दिया और मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। अच्छा, यहाँ पे अब एक तो यह है कि मनशियात की स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगाया गया, तेल के ज़खायर बहुत ज़्यादा है वेनेजुएला में, उन पर कब्जा करने की बात हो रही है कि अमेरिका उन पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन जिस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसने अमेरिका के साथ ताउन नहीं किया, उसने चंद रोज़ पहले, जो उसका आखिरी बयान है, पूरी दुनिया उसको रिपोर्ट भी कर रही है कि उसने अमेरिका को ये ऑफर दी थी। उसने कहा था कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बातचीत के जरिए मामलात को हल किया जाए, चाहे वो तेल का मामला हो या मनशियात की स्मगलिंग का, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात पर हम अमेरिका के साथ मिल बैठ के बात करने को तैयार हैं। लेकिन अमेरिका तो फिर अमेरिका है। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमूमी तौर पे अपनी इन्हीं जो गैर रिवायती या गैर सियासी उनका अंदाज़ है, उसी वजह से जाने पहचाने जाते हैं। उन्होंने जारहियत मुसल्लत की है और अपने ही वादों और दावों की बिल्कुल ही उन्होंने नफ़ी की है, जिसमें वो कहते हैं कि जी मैं दुनिया में अमन लाना चाहता हूँ, मैं जंगें रुकवाने वाला हूँ। 8 जंगें रुकवाने का वो कहते हैं कि जी खुद को उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए, उनका अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। तो आप ये जो कर रहे हैं, इसका कोई आपके पास जस्टिफिकेशन है? कतई नहीं है। तो अमेरिका ने कैरेबियन में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ा दी है, जिसमें तैयारा बरदार जहाज़ और जंगी तैयारे शामिल हैं। कई ममालिक ने अमेरिकी कार्रवाइयों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ करार दिया है, जबकि वेनेजुएला ने मनशियात स्मगलिंग के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। सूरत हाल कशीदा है। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सकेगा और अमेरिका जो है मजीद जारहियत मुसल्लत करने से पहले जो मुज़ाकरात का रास्ता है उसको अपनाते हुए अफ़वाम व तफ़हीम से मामलात को हल किया जाए और आलमी क़ुव्वतों को भी इसमें किरदार अदा करना चाहिए। क्योंकि अगर यही रविश बरकरार रही कि इजराइल जिस पे चाहे चढ़ दौड़े, कभी ईरान पे हमला कर दे, कभी दोहा पर मिसाइल बरसा दे या फाइटर जेट से वहाँ पे कार्रवाई कर दी जाए, कभी वो अरब ममालिक के ऊपर हर्जा सराय की बात करे, ग्रेटर इसराइल की बात करे। इसी तरह से भारत ने भी ये मज़मूम कोशिश तो की थी, लेकिन उसको शायद अंदाज़ा नहीं था कि ना तो भारत इजराइल है, ना पाकिस्तान फ़लस्तीन है। तो पाकिस्तान ने तो उनको ऐसा सबक सिखाया है कि वो आने वाली नस्लें उनकी याद रखेंगी। नरेंद्र मोदी भी जो है उसको रात को डरावने ख्वाब आते हैं अब भी, जब वो 10 मई के बारे में सोचता है। और ये कोशिश अगर शायद किसी और मुल्क के साथ हुई होती तो शायद वो इस तरह का रिस्पॉन्ड ना करता। लेकिन पाकिस्तान ना सिर्फ अपनी उसने दिफाई सलाहियत का मुजाहरा किया, बल्कि पाकिस्तान के दोस्तों की तादाद में भी इजाफा हुआ। और आज वो पाकिस्तान जो दूसरों से हथियार खरीदता था, आज पाकिस्तान की एयरफोर्स से, पाकिस्तान की अफवाज से लोग सीखना चाहते हैं और पाकिस्तान का असलहा इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये फ़र्क है बाकी दुनिया में और पाकिस्तान में। खैर, आगे बढ़ते हुए जाते जाते आपको खबर देते हैं नाज़रीन, ईरान में मुजाहरे हो रहे हैं। वाशिंगटन और तेहरान की एक दूसरे को धमकियों का सिलसिला तेज हो चुका है। अच्छा, ईरान में शदीद महंगाई और इक्तिसादी जमूद के खिलाफ ये एहतजाज था। कम अज़ कम 7 अफराद इसमें हलाक हो चुके हैं और अवामी इज्तिमाई मुजाहिरों के तनाजुर में तेहरान और वाशिंगटन के माबैन वाज़ेह धमकियों का तबादला हो रहा है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जो है यहाँ पे भी ठेकेदार बन रहे हैं और कह रहे हैं कि जी तेहरान को बाज आना चाहिए। अच्छा, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे भी ठेकेदार बन रहे हैं और तेहरान को धमकी दे रहे हैं कि जी उन्हें जो मुजाहिरीन हैं उनके ऊपर हमले नहीं करना चाहिए। ये उनका अंदरूनी मामला है। वैसे तो ईरान को भी अफ़वाम व तफ़हीम से मामलात को हल करना चाहिए, क्योंकि शरपसंद अनासिर जो है इस मौके की तलाश में होते हैं और इसका भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो ईरान ने मुजाहिरीन को कत्ल किया तो उनकी मदद को आएंगे अमरीकी सदर, ये इस वक्त दावा कर रहे हैं। और सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर महंगाई के नतीजे में होने वाले एहतजाज में ईरान जो है वो मुजाहिरीन को मारता है तो अमरीका इसका जवाब देने के लिए लॉक एंड लोड है। तो सदर ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा है कि अगर ईरान पुरअमन मुजाहिरीन को गोलियां मारता है और पुरतशद्दुद तरीके से मारता है तो उनका रिवाज है, तो अमेरिका इनके बचाव के लिए आएगा। साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि तेहरान की तरफ से भी जवाब आया है और वो कहते हैं कि जी मुल्क की सलामती की तरफ बढ़ने वाला हर हाथ जो है उसको काट दिया जाएगा, कोई भी हाथ अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। साथ में उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने ईरान में जारी बहरान को मुदाखलत के लिए एक गोल्डन चांस करार देते हुए क्या कहा जा रहा है, रिपब्लिकन रहनुमा है, उन्होंने मजीद कहा है कि हम बंद और भरे हुए हैं और जाने के लिए तैयार हैं। तो अमेरिका तो इस वक्त मौके की तलाश में है कि कोई बहाना ढूंढा जाए और ईरान पर चढ़ दौड़े। लेकिन ईरान का रद्दमल भी आया है। ईरान क्या कहता है जरा सुनिए। वो कहते हैं कि जी मुल्क की सलामती की तरफ बढ़ने वाला हर हाथ जो है उससे काट दिया जाएगा। अली शमखानी की तरफ से बयान सामने आया, जबकि अमेरिका ने ईरान में जारी बहरान को मुदाखलत के लिए एक गोल्डन चांस करार देते हुए अपनी हिकमत अमली तेज कर दी है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है और मुज़ाकरात के जरिए यकीनी तौर पे जो मुजाहिरीन हैं वो भी आपके मुल्क के ही शहरी हैं। जो शरपसंद अनासिर इसमें अपना हिस्सा डालना चाह रहे हैं उन्हें शटअप कॉल दी जाए, लेकिन बजाय इसके कि गोली या फिर डंडे का इस्तेमाल किया जाए, मुज़ाकरात को इस्तेमाल करते हुए किसी दुश्मन कुव्वत को, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो या कोई और ताकत हो, उसे इस मौके का फ़ायदा उठाने की हरगिज़ भी इजाज़त ईरान को नहीं देनी चाहिए। दूरअंदेशी और दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए मुज़ाकरात और अफ़वाम तफ़हीम से इन तमाम मुजाहिरीन को ठंडा करने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। उम्मीद करते हैं कि इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए दूरअंदेशी और हिकमत का मुजाहरा ईरान की हुकूमत की तरफ से किया जाएगा। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।